टोक्यो में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2020 का रंगारंग समापन समारोह, आतिशबाजी से जगमगा उठा टोक्यो का आसमान। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम आज शाम 5 बजे स्वदेश लौटेगी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं शामिल। ओलंपिक में पदक जीतने पर पीएम मोदी का ट्वीट लिखा, भारतीय दल के हर खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। मेडल जीतने से देश गौरवान्वित हुआ। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज पर 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कपिल देव के साथ साझा किए जीत और संघर्ष के अनुभव। बोले, सरकार से मदद मिली, अपने पैसे से खरीद भी नहीं सकता था जेवलिन। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। नीरज के माता पिता से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जोरदार जश्न। परिवार के बुजुर्ग से लेकर नौजवानों ने नाच गाकर बेटे की जीत की खुशी मनाई। नीरज चोपड़ा के घर पर बधाई देने विशेष तौर पर ढोल वाले दिल्ली से पानीपत पहुंचे। ढोल की थप पर परिवार और गांव वालों ने नाच नाच कर जश्न मनाया। पानीपत में नीरज की जीत के बाद दोस्तों में जोरदार उत्साह। नीरज के इंतजार में पहुंचे पानीपत। नीरज चोपड़ा आज टोक्यो से लौटेंगे देश। पानीपत में परिवार कर रहा है अपने लाल का इंतजार। घर पर उनकी पसंद के चूरमा के लड्डू बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक ने नीरज चोपड़ा के मेडल जीतने का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। दिन भर सवारियों को मुफ्त में करवाया ऑटो में सफर। एबीपी न्यूज पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू, टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि। मिल्खा जी का गोल्ड का सपना पूरा हुआ। कहा, गोल्ड मेडल की तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का ओलंपिक पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता। एचपीटीडीसी करेगा 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कलाकार ने नीरज की तस्वीर बनाकर जताई खुशी। कलाकार ने नीरज चोपड़ा की 6 फीट की तस्वीर बनाई। कर्नाटक के शिवमोगा में भी नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का असर हरियाणा के गांवों में भी अब दिखने लगा। खेलों में रुचि रखने वाले 40 से 50 बच्चों के सिरसा के कई स्पोर्ट्स एकेडमी में रोज आ रहे हैं। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया होंगी उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। टोक्यो ओलंपिक से घर पहुंचते ही एथलीट धनलक्ष्मी को मिली बहन के निधन की दुख भरी खबर। फूट-फूट कर रोने लग गई। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। समुद्री सुरक्षा पर होगी चर्चा। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले पीएम होंगे मोदी। पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज से हुआ शुरू। पेगासस से जासूसी कांड, कृषि कानून को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के सांसदों की सुबह 10 बजे संसद भवन में बड़ी बैठक। आगे की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। कहा, बीजेपी नहीं चाहती इस मामले पर चर्चा हो। 28 जुलाई को आईटी समिति की बैठक को बीजेपी नेताओं ने बाधित किया। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड और किसानों के मुद्दे पर वीडियो जारी किया। कहा, सरकार हमारी सुने। दिल्ली कैंट मामले पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना। कहा, प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर पूरी घटना हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर विवाद और बढ़ गया है। रणदीप सुरजेवाला बोले, मोदी सरकार अनुसूचित जाति की बेटी के लिए उठी आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस आज करेगी विरोध प्रदर्शन।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पार्टी नेता गुलाम अहमद मीर के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। खेल पुरस्कार के नाम पर विवाद को लेकर बोले गौतम गंभीर, पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम हटाया जाए, उसके बाद मोदी स्टेडियम पर विचार होगा। राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरों का कर लेते हैं रुख, इसी तरह फटाफट अंदाज में। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने आगरा में जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बैठक की। आगरा में कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा, कुछ लोग बीजेपी की वैक्सीन कहकर भ्रम फैला रहे थे, वही अब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पीएम मोदी ने अच्छा काम किया, कोई भी गरीब भूख से नहीं मरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग। अखिलेश बोले, योगी सरकार ने रोक दिया है यूपी का विकास, समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 सीटें। यूपी चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के वोट पर अखिलेश यादव की नजर। राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी। अगस्त क्रांति की सालगिरह पर पार्टी आज यूपी में बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकालेगी। यूपी चुनाव को लेकर आज से कांग्रेस शुरू करेगी किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान। यूपी की पिछले 32 सालों की सरकारों को घेरने की योजना। कानपुर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, बोले कांग्रेस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी, दोनों पार्टी से गठबंधन कर खामियाजा भुगत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का दिया हवाला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह संजय सिंह के आरोप को गलत बता चुके हैं, कहा ये निराधार। कहा पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने नहीं किया, तो घोटाला कहां से हुआ। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने श्रीराम समर्पण निधि पर हर आरोप से इनकार किया, कहा जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को देंगे समर्थन। बिहार में पोस्टर वॉर वाली सियासत तेज। 16 अगस्त को आरसीपी सिंह के पटना आने से पहले जगह जगह लगे पोस्टर से ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब। पटना में छात्र आरजेडी की बैठक के लिए पोस्टर से तेजस्वी गायब। तेज प्रताप के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी। तेज प्रताप बोले, वो हमारे दिल में है, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर घमासान, कहा जीन्स पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते, जेडीयू का पलटवार। तेज प्रताप और तेजस्वी भी पहनते हैं जीन्स, कैसे रोकेगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताया हिटलर, कहा जगदानंद सिंह हिटलर की तरह बोलते हैं। एमपी विधानसभा में सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। विधानसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की सूची जारी की। आज से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। त्रिपुरा में गिरफ्तार टीएमसी के सभी 14 कार्यकर्ताओं को जमानत मिली। अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले कम पड़ेगी, सत्यमेव जयते। संसद भवन परिसर में आज टीएमसी के सांसद विरोध करेंगे। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। असम के बीजेपी सांसद भी मौजूद रहेंगे। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं बिश्व शर्मा। असम मिजोरम सीमा विवाद पर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान, कहा पीएम मोदी को पत्र लिखूंगा, 7 पड़ोसी राज्यों ने असम की जमीन हड़प रखी है। चलिए कुछ और सियासी खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल पर लिखी गई किताब एक्सीलेटरिंग इंडिया आज शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू विमोचन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का आपत्तिजनक बयान, कहा लखनऊ हम किसानों का है, किसी के बाप की जागीर नहीं। किसान आंदोलन में विरोध के सुर नजर आए। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किया संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का विरोध, कहा मोर्चा से अलग नहीं हुआ।
देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। 1 सितंबर को जिला मुख्यालय में करेंगे प्रदर्शन। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से पुणे सतारा होटल की जांच की इजाजत मांगी। अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध टोल वसूलने का आरोप लगा। अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के 39,070 नए मरीज मिले। 491 लोगों की मौत भी हुई। कोरोना से जंग को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना के खिलाफ ज्यादा कारगर। मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। वैक्सीन की दोनों डोजेज लगवा चुके लोग 15 अगस्त से कर सकेंगे सफर। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर महाराष्ट्र में भी बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले 45 तक पहुंचे। कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया। उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। दिल्ली में कोरोना का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP लागू। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। GRAP में 4 तरह के अलर्ट लेवल्स हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। टोक्यो में खेलों के महाकुंभ ओलंपिक 2020 का रंगारंग समापन समारोह। आतिशबाजी से जगमगा उठा टोक्यो का आसमान। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का रंगारंग समापन समारोह में पहलवान बजरंग पुनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया और हॉकी टीम आज शाम 5 बजे स्वदेश लौटेगी। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं शामिल। ओलंपिक में पदक जीतने पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, भारतीय दल के हर खिलाड़ी को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई। मेडल जीतने से देश गौरवान्वित हुआ। ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज पर 1983 वर्ल्ड कप के विजेता कपिल देव के साथ साझा किए जीत और संघर्ष के अनुभव। बोले, सरकार से मदद मिली, अपने पैसे से खरीद भी नहीं सकता था जेवलिन। पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर पहुंचे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज। नीरज के माता पिता से मुलाकात कर जीत की बधाई दी। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के घर पानीपत में जोरदार जश्न। परिवार के बुजुर्ग से लेकर नौजवानों ने नाच गाकर बेटे की जीत की खुशी मनाई। नीरज चोपड़ा के घर पर बधाई देने विशेष तौर पर ढोल वाले दिल्ली से पानीपत पहुंचे। ढोल की थाप पर परिवार और गांव वालों ने नाच गाकर जश्न मनाया। पानीपत में नीरज की जीत के बाद दोस्तों में जोरदार उत्साह। नीरज के इंतजार में पहुंचे पानीपत। नीरज चोपड़ा आज टोक्यो से लौटेंगे देश। पानीपत में परिवार कर रहा है अपने लाल का इंतजार। घर पर उनकी पसंद के चूरमा के लड्डू बनाए गए हैं। चंडीगढ़ में एक ऑटो चालक ने नीरज चोपड़ा की मेडल जीतने का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया। दिन भर सवारियों को मुफ्त में ऑटो की सवारी करवाई। एबीपी न्यूज पर बोले कानून मंत्री किरण रिजिजू। टोक्यो ओलंपिक में भारत की बड़ी उपलब्धि। मिलकर जिका गोल्ड का सपना पूरा हुआ। कहा, गोल्ड मेडल की तुलना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर का ओलंपिक पदक विजेताओं को हिमाचल आने का न्योता। HPTDC करेगा 3 दिनों तक पदक विजेताओं की मेजबानी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कलाकार ने नीरज की तस्वीर बनाकर जताई खुशी। कलाकार ने नीरज चोपड़ा की 6 फीट की तस्वीर बनाई। कर्नाटक के शिवमोगा में भी नीरज चोपड़ा की जीत का जश्न। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के पदक जीतने का असर हरियाणा के गांव में दिखने लगा है। खेलों में रुचि रखने वाले 40 से 50 बच्चों के सिरसा के कई स्पोर्ट्स एकेडमी में रोज आ रहे फोन। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया होंगी उत्तराखंड में महिला और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। टोक्यो ओलंपिक से घर पहुंचते ही एथलीट धनलक्ष्मी को मिली बहन के निधन की दुख भरी खबर। फूट फूट कर रो पड़ी। पीएम मोदी आज शाम 5:30 बजे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल डिबेट की अध्यक्षता करेंगे। समुद्री सुरक्षा पर चर्चा होगी। इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले भारत के पहले पीएम होंगे मोदी।
पीएम मोदी आज किसान सम्मान निधि की अगली किश्त जारी करेंगे। 9 करोड़ 75 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 19,500 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता आज से शुरू। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानून को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के सांसदों की सुबह 10 बजे संसद भवन में बड़ी बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा संभव। कांग्रेस ने पेगासस जासूसी कांड और किसान के मुद्दे पर वीडियो जारी किया, कहा सरकार हमारी सुने। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान, कहा बीजेपी नहीं चाहती इस मामले पर चर्चा हो। 28 जुलाई को आईटी समिति की बैठक की बीजेपी नेताओं ने बाधित किया। दिल्ली कैंट मामले पर कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना, कहा प्रधानमंत्री आवास से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर घटना हुई। पीएम मोदी और गृह मंत्री ने एक शब्द तक नहीं कहा। राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक होने पर विवाद बढ़ा। रणदीप सुरजेवाला बोले, मोदी सरकार अनुसूचित जाति की बेटी के लिए उठी आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन। और राजनीति से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरें अब आपके सामने तेज रफ्तार में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। पार्टी नेता गुलाम अहमद मीर के बेटे के रिसेप्शन में शामिल होंगे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ बैठक भी करेंगे। खेल पुरस्कार के नाम पर विवाद को लेकर बोले गौतम गंभीर, पहले जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम हटाया जाए, उसके बाद मोदी स्टेडियम पर विचार होगा। मिशन यूपी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी ने आगरा में जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और क्षेत्रीय मोर्चा के अध्यक्षों के साथ बैठक। आगरा में कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में जेपी नड्डा ने कहा, कुछ लोग बीजेपी की वैक्सीन कहकर भ्रम फैला रहे थे, वहीं अब वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स सम्मेलन में बोले सीएम योगी, कोरोना काल में पीएम मोदी ने अच्छा काम किया, कोई भी गरीब भूख से नहीं मरा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में जुबानी जंग हुई तेज। अखिलेश बोले, योगी सरकार ने रोक दिया है यूपी का विकास, समाजवादी पार्टी जीतेगी 400 सीटें। यूपी चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग के वोट पर अखिलेश यादव की नजर। राज्यपाल कश्यप के नेतृत्व में आज से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी समाजवादी पार्टी। कांग्रेस की बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी। अगस्त क्रांति की सालगिरह पर पार्टी आज यूपी में बीजेपी गद्दी छोड़ो मार्च निकालने वाली है। यूपी चुनाव को लेकर आज से कांग्रेस शुरू करेगी किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान। यूपी की पिछले 32 वर्षों की सरकारों को घेरने की योजना। कानपुर यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, बोले कांग्रेस विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी से गठबंधन नहीं करेगी, दोनों पार्टी से गठबंधन कर खामियाजा भुगत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बड़ा आरोप, यूपी में जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट का दिया हवाला। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह संजय सिंह ने आरोपों को बताया निराधार। कहा, पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने नहीं निकाला तो घोटाला कहां से हुआ। बीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने श्रीराम समर्पण निधि पर हर आरोप से किया इनकार। कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा उसी को देंगे समर्थन। बिहार में पोस्टर वॉर वाली सियासत और हुई तेज। 16 अगस्त को आरपीसी सिंह के पटना आने से पहले जगह जगह लगे पोस्टर से ललन और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर गायब। पटना में छात्र आरजेडी की बैठक के लिए पोस्टर से तेजस्वी यादव, तेज प्रताप के साथ लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर लगी। तेज प्रताप बोले, वो हमारे दिल में है, होर्डिंग और पोस्टर से क्या मतलब है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर घमासान। कहा, जीन्स पहनने वाले राजनीति नहीं कर सकते। जेडीयू का पलटवार, तेज प्रताप और तेजस्वी भी पहनते हैं जीन्स, कैसे रोकिएगा। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को बताया हिटलर। कहा, जगदानंद सिंह हिटलर की तरह बोलते हैं। एमपी विधानसभा में सदस्य के पप्पू, फेंकू, बंटाधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल
अब रोका गया। विधानसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों की सूची जारी की है। आज से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। त्रिपुरा में गिरफ्तार टीएमसी के सभी 14 कार्यकर्ताओं को जमानत मिली। अभिषेक बैनर्जी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले कम पड़ेगी, सत्यमेव जयते। संसद भवन परिसर में आज टीएमसी सांसद करेंगे प्रदर्शन। असम मिजोरम सीमा विवाद को लेकर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। असम के बीजेपी सांसद भी रहेंगे मौजूद। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं बिस्व शर्मा। असम मिजोरम सीमा विवाद पर एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल का बड़ा बयान। कहा, पीएम मोदी को पत्र लिखूंगा। 7 पड़ोसी राज्यों ने असम की जमीन हड़प रखी है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी के 7 साल के कार्यकाल पर लिखी गई किताब एक्सीलरेटिंग इंडिया आज शाम 6:30 बजे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू इसका विमोचन करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का आपत्तिजनक बयान। कहा, लखनऊ हम किसानों का है, किसी के बाप की जागीर नहीं। किसान आंदोलन में विरोध के सुर। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किया संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का विरोध। कहा, मोर्चा से अलग नहीं हुआ। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार से पुणे सातारा टोल की जांच की इजाजत मांगी। अंबानी की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर नियमों को ताक पर रखकर अवैध टोल वसूलने का आरोप है। तेज रफ्तार खबरों में और आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के अमरेली में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बेकाबू ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 8 की मौत की बात सामने आ रही है। दरअसल सड़क किनारे मजदूरों का परिवार सो रहा था, तभी बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को इस वक्त पकड़ लिया है। गुजरात से बड़ी खबर, सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को ट्रक ने कुचला। 10 लोगों की मौत की खबर आ रही है गुजरात से। यहाँ बेकाबू ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 8 की मौत हो गई है। दरअसल सड़क किनारे मजदूरों का परिवार सो रहा था, तभी बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया, जिसके बाद फिलहाल पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को पकड़ लिया है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। अभी नहीं टला है कोरोना का खतरा। एक दिन में कोरोना के 39,070 नए मरीज मिले। 491 लोगों की मौत। कोरोना से जंग को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना के खिलाफ ज्यादा कारगर। मुंबई में लोकल ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोग 15 अगस्त से सफर कर सकेंगे। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का कहर महाराष्ट्र में भी बढ़ा। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 45 केस सामने आए। कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे से बेपरवाह दिखे समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया। उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां। दिल्ली में कोरोना का ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप लागू। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। ग्रैप में 4 तरह के अलर्ट लेवल हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। पश्चिम बंगाल के लिए वैक्सीन का कोटा बढ़ाने की मांग की। झारखंड में कोरोना वॉरियर्स को 3 महीनों से नहीं मिला वेतन। कोरोना से निपटने के लिए रिम्स में करीब 750 नर्स और लैब टेक्नीशियन की कॉन्ट्रैक्ट पर हुई थी बहाली। झारखंड के धनबाद में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने वालों की जबरदस्त भीड़। जमकर टूटे कोरोना के नियम। भीड़ को काबू करने के लिए बुलानी पड़ी पुलिस। लखनऊ में मुहर्रम के मौके पर शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों को कोरोना के नियमों को लेकर जागरूक किया गया। ग्रेटर नोएडा में स्टंट करते दिखे युवक। लॉकडाउन की उड़ाई धज्जियां। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही। दिल्ली में आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खुलेंगे। गाइडेंस और बोर्ड परीक्षा के प्रैक्टिकल के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र।
अमृतसर में पाकिस्तान से घूमने आए 51 हिंदू कोरोना के कारण अब तक वापस नहीं जा सके हैं। सरकार के मुताबिक जल्द भेजने के लिए किए जाएंगे इंतजाम। आतंक की फंडिंग के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई, 45 जगहों पर एनआईए का छापा। सूत्रों के मुताबिक जमानते इस्लामी से जुड़े ठिकानों की तलाशी हुई। केंद्र सरकार ने 2019 में जमाते इस्लामी संगठन पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बाद भी जम्मू कश्मीर में संगठन की गतिविधियां चालू थी। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर बम धमाके की धमकी के बाद हड़कंप। अलकायदा के नाम से ईमेल के जरिए धमकी की खबर मिली। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। मसूरी में आईटीबीपी अकेडमी में पासिंग आउट परेड। आईटीबीपी को मिले 53 नए अधिकारी। परेड में शामिल उत्तराखंड के सीएम धामी ने अधिकारियों को बधाई दी। औरैया में यमुना नदी का पानी बढ़ा। तेज बहाव में एक पैंटून पुल बहकर दूसरे से टकराया। आसपास के कई इलाकों में दहशत का माहौल। बाढ़ और बारिश से जुड़ी और खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार में। जालौर में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे एक छात्र के लिए पुलिस और एनडीआरएफ बनी देवदूत। छात्र को बाढ़ के पानी से निकालकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया गया। यूपी के फतेहपुर जिले के ललौली क्षेत्र के आधा दर्जन गांव में यमुना नदी का पानी घुसा। गांव के लोगों का पलायन शुरू। जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना में उफान। खतरे के ऊपर बह रही है दोनों नदियां। सैकड़ों मकान के बाढ़ के पानी की जद में आने से हजारों लोग फंसे। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण 80 घाट पूरी तरीके से डूबा। गंगा का पानी सड़कों की तरफ आने लगा है। जो नाव गंगा में चलती थी अब सड़कों पर चलती नजर आई। गाजीपुर में नदियों के तेज बहाव से लगातार कटान जारी। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। प्रशासन की ओर से नाव तक मुहैया नहीं कराने की शिकायत। बलिया जिले में खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है गंगा। बाढ़ की चपेट में 50 से ज्यादा गांव आ गए हैं। नेशनल हाईवे 41 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन लोगों में दहशत बरकरार। माझा के प्राथमिक स्कूल में कटान से पहले 7 कमरे बहे। अब पूरा स्कूल ही घाघरा नदी में समाया। पटना शहर में बाढ़ का खतरा बढ़ा। घाटों पर लोगों को जाने की सख्त मनाही। 24 घंटे में तकरीबन 17 सेंटीमीटर की रफ्तार से पानी बढ़ रहा है। पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे तो अपनी और समर्थकों की फोटो खिंचवाते नजर आए। बोले बाढ़ तो रोक नहीं सकते, किसानों को मुआवजा दिला देंगे। कैमूर जिले में 1 घंटे की बारिश के बाद मोहनिया अस्पताल में भरा पानी। इसी हालात में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है। एमपी के संगरौली में पुल टूटने से बड़ा हादसा। पुल से गुजर रही कार नदी में गिरी। एक बच्चे की मौत, 6 लोग घायल। दर्जन भर गांवों का संगरौली से संपर्क टूटा। उत्तर भारत के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। यूपी में गंगा यमुना के किनारे बसे शहरों के निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। प्रयागराज, वाराणसी से लेकर फतेहपुर, बांदा, गोंडा तक में बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है। हालात से निपटने के लिए प्रशासन ने कई स्तरों पर तैयारी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गंगा और यमुना का पानी अब रिहायशी इलाकों में घुसने लगा है। जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि खतरे की घंटी बज चुकी है। पानी कैसे खतरे की दस्तक दे रहा है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मकानों की पहली मंजिल तक पानी पहुंचने लगा है। मूसलाधार बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि पानी निचले इलाकों में घुस गया। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं बघाड़ा और सलोरी इलाके में। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो मकान हैं वो डूब गए हैं। निचली की मंजिल जो है वो पूरा बाढ़ के पानी में समा चुका है। ये सड़कें हैं, जो गलियां हैं, इनमें पानी पूरी तरह से भर चुका है।
नदी किनारे के मकान तो डूब ही गए हैं, थोड़ी ऊंचाई वाले घरों में भी रहना मुश्किल हो गया है। प्रयागराज में दूसरे शहरों से आए छात्र इम्तिहान की वजह से इसी हॉल में रह रहे हैं। जिन छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं होना है वो घर लौट रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा मकान जो है, आधा हिस्सा पहली मंजिल का जो नीचे की मंजिल है, आधा हिस्सा जो है वो डूबा हुआ है। ऊपर की मंजिल पर लोग रह रहे हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बाहर से यहाँ पर रह कर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनके पास कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जो इसलिए बाहर नहीं निकलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सामान चोरी होने का डर रहता है। बच्चे काफ़ी परेशान है क्योंकि उनका पेपर है, अगर पेपर नहीं रहता तो बच्चे सब निकल जाते घर की तरफ। 20 तारीख को पेपर होने की वजह से बच्चे यहाँ पे रुके हुए हैं। गंगा और यमुना नदी में आई बाढ़ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बघाड़ा इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि जो जिलाधिकारी हैं संजय खत्री जी व दूसरे अधिकारी हैं वो एनडीआरएफ की टीम के साथ जो है इन इलाकों में जाकर वहां का जायज़ा ले रहे हैं। डीएम के साथ एडीएम भी हैं, राजस्व विभाग के भी अधिकारी हैं, कई दूसरे अधिकारी भी हैं, साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मुस्तैद है और 2 नावों के ज़रिए जो है वो लगातार निगरानी की जा रही है। तो हमारी पूरी नज़र है और हमारे मजिस्ट्रेट्स लगे हैं, पूरा अच्छे तरीके से हम लोग मुस्तैद हैं कि कोई भी स्थिति रहती है तो लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी का बढ़ता जलस्तर मुसीबतें बढ़ा रहा है तो वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ कुछ इंच दूर रह गई है। यहाँ भी निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। वाराणसी के निचले इलाकों जैसे मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, महेश नगर सहित दर्जनों इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी घरों तक पहुंच चुका है। दिक्कत होती है भैया, न सब्जी मिलता है, न दूध मिलता है। लोग रोगी हैं, उनको दवा भी नहीं मिल पाता है और मतलब 1 साल की तो है नहीं, हर साल परेशानी होती है। मारुति नगर इलाके में पानी भरने के बाद लोग अपने घर से पलायन करने लगे हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट पर रखा है क्योंकि अब खतरा बढ़ने का अंदेशा है। वाराणसी के 80 घाट पर जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि लोगों को खतरे से दूर रखा जा सके। एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। ये है यूपी के गाजीपुर की तस्वीरें। इस कटान को देखकर आप लहरों की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। हर नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों में तबाही मचा रखी है। लोगों की शिकायत है कि कुछ गांव तक पहुंचने के लिए प्रशासन की तरफ से नाव तक मुहैया नहीं कराई गई है। बहुत दूर से घूम के आना जाना पड़ता है। 4-5 किलोमीटर का दूरी अंतराल है, उधर से घूम के आना जाना पड़ता है। तारपुर हो या तो गौरहट हो, गौरी आना पड़ता है तो 4-5 किलोमीटर घूम के आते हैं लोग। बलिया में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। इस वक्त 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। खतरा भांपते हुए नेशनल हाईवे 31 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। हर तरीके से जिला प्रशासन, सरकार तैयार है। किसी प्रकार की कोई समस्या आएगी उसका हम लोग समाधान करेंगे। पानी से हो रही तबाही की तस्वीरें औरैया, फतेहपुर, बांदा, गोंडा, कौशाम्बी और जालौन से भी आ रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्द हालात सामान्य होने के असर नहीं दिखते। तो देखा आपने कैसे बाढ़ और बारिश से राज्यों का बुरा हाल है। देश के 2 राज्यों से बाढ़ के हालात पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता प्रयागराज से मोहम्मद मोइन और पटना से निधि श्रीझा। सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद मोइन से। मोइन, क्या गंगा यमुना के जलस्तर घटने के कोई संकेत फिलहाल मिल रहे हैं और अगर पानी बढ़ता रहा तो फिर प्रयागराज का कितना बड़ा इलाका है जो प्रभावित हो सकता है?
जी बिल्कुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ गंगा और यमुना के साथ ही दूसरी छोटी नदियाँ हैं वो भी उफान पर हैं। गंगा और यमुना ने कल ही खतरे के निशान को पार कर लिया था और आज भी ये दोनों नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ की वजह से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं, हजारों लोगों को बाढ़ राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। तमाम रास्ते, तमाम सड़कें जो है वो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। हजारों की संख्या में ऐसे मकान हैं जिनकी पहली मंजिल तक बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुकी है। कई जगहों पे तो जाने का रास्ता ही नहीं बचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के दारागंज इलाके में, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम मकान है इसी तरह से बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। और जो सामने आप खंबे देख रहे हैं वो 4 लेन सड़क है, लेकिन आज सड़क का कोई नामो निशान नहीं है। हफ्ते भर पहले तक यहाँ वाहन तेजी के साथ फर्राटा भरते थे, लेकिन आज यहाँ नावों के सहारे लोग जा पा रहे हैं। तमाम लोग ऐसे हुए हैं जो फंसे हुए हैं और जो सरकारी हम राहत की मदद की बात करें तो वो सिर्फ शहरी इलाकों तक सीमित है। ग्रामीण इलाकों का बुरा हाल है। ग्रामीण इलाकों में तो कई रास्ते पूरी तरह बह गए हैं। मेजा से जो मध्य प्रदेश जाने वाला रास्ता है वो काफी दूर तक बह गया है और वहां पर जो है आवागमन की कोई सुविधा नहीं है और जो सरकारी मदद है वो ग्रामीण इलाकों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पा रही है। लोग काफी परेशान हैं, लोगों को खाने के पैकेट तक नहीं मिल पा रहे हैं और लोग प्रशासन से यही ठीक है, आप लगातार अपनी नजर खबर पर बनाकर रखिए किस तरीके से हाल बेहाल है। आपको हमने हर एक तस्वीर दिखाई। हम आपको निधिश्री झा के पास भी लेकर चलेंगे जो बिहार का जायजा ले रही हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का जो जल स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी होने की वजह से पटना में तो सरकार की तैयारी पूरी है, लेकिन बिहार के छोटे शहरों का हाल बुरा है। सरकार से नाराज लोग बाढ़ के पानी में उतरकर अनोखे अंदाज में विरोध कर रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। रफ्तार से पानी जो है वो प्रवेश कर रहा है, ये आप आवाज से सुनकर महसूस कर सकते हैं। वाटर में करंट बेहद ज़्यादा है। लाल निशान जो हर घाट पर लगाया जाता है यानी रेड अलर्ट, उस रेड अलर्ट को गंगा नदी कब का क्रॉस कर चुकी है। गंगा नदी में आए बाढ़ की वजह से पटना शहर पर खतरा मंडराने लगा है। जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। पटना के गांधी घाट और कृष्णा घाट से लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी गई है। पटना की गंगा नदी में सबसे अधिक वाटर फ्लो 2016 में दर्ज किया गया था, लेकिन आशंका है कि इस बार ये रिकॉर्ड टूट सकता है। कि आपको तस्वीर में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा होगा। अक्सर दूसरे हिस्से में, इस गंगा नदी के दूसरे हिस्से में बस्ती दियारा क्षेत्र में लोग रहते हैं, लेकिन अब उन सबको खाली करने के लिए कह दिया गया है क्योंकि पानी जो है वो लगभग 1 मीटर के रफ्तार से हर दिन आगे बढ़ रही है। यानी बाढ़ का पानी हर दिन जो है वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। पानी का खतरा शहर की तरफ, यानी बाढ़ का पानी जो है वो अब शहर की तरफ ना बढ़े, इसको लेकर के खतरा यानी अलर्ट जो है वो कर दिया गया है। बढ़ते पानी की वजह से घाट किनारे बिहार टूरिज्म की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इनमें गंगा राइड, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सुविधा मौजूद थी। बिहार के कई जिलों में बाढ़ की वजह से मुसीबतें झेल रहे लोगों के सब्र का बांध टूटने लगा है। आरोप है कि प्रशासन से उन्हें वैसी मदद नहीं मिल पा रही है जिसकी उन्हें दरकार है। लोग जो है वो अब यहाँ नहीं आ सकते, पर्यटन विभाग ने बंद नहीं, अभी फिलहाल पानी का बहाव इतना तेज हो गया है कि जिसके चलते सेफ्टी के ख्याल से जहाज बंद है। पर्यटन का बिल्कुल ठप होगा। पर्यटन का सारा व्यवस्था तो ठप है, लेकिन फिर भी हम लोग को जो जहाज है सबको सुरक्षित देखना है। कितने दिनों के लिए ये बंद रखा गया? पानी कम होने के बाद ही चलाया जाएगा। महीने भर। ये तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की हैं। यहाँ आरजेडी के एक नेता ने अपना विरोध जताने के लिए ये तरीका अपनाया। आरजेडी की महिला विंग की प्रदेश उपाध्यक्ष मंजू सिंह अपने समर्थकों के साथ बाढ़ के पानी में छठ पूजा करने उतर गई। वैशाली के कई गांव में बाढ़ की वजह से हालात खराब है। आरजेडी नेताओं का आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों को सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही। अभी छठी मैया का पूजा का समय नहीं है, लेकिन प्रशासन से हम लोग जिला प्रशासन से बिहार सरकार के रवैये से हार चुके हैं, थक चुके हैं। इतना धरना, इतना प्रदर्शन, इतनी मांगों को रख के कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हार के हम भगवान के दरबार में आए हैं कि अब आप ही का आसरा है छठी मैया।
वैशाली के पास बाया नदी का बांध टूट जाने की वजह से कई गांव पानी से घिर गए हैं। कुछ गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इस इलाके से पलायन भी शुरू हो चुका है। बिहार में बारिश बाढ़ से हो रही मुश्किलों की एक तस्वीर ये भी है। ये कैमूर जिले की तस्वीर है, जहां 1 घंटे की बारिश के बाद मोहनिया अस्पताल में पानी भर गया। इसी हालात में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार के इन इलाकों में बारिश और बाढ़ का मंजर कोई पहली बार सामने नहीं आया है, लेकिन हर साल होने वाली इन मुश्किलों के बावजूद हालात को सुधारने की कोई कोशिश नहीं होती, जबकि बाढ़ के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो जिस बिहार में बहार होनी थी वो बेहाल है बाढ़ और बारिश की वजह से। हमारे साथ पटना से निधि श्री झा जुड़ रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निधि, पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, हमने तस्वीरों में भी देखा, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बारिश के बाद पटना के रिहायशी इलाकों का हाल बुरा हो जाता है। क्या प्रशासन इस बार के लिए तैयार है कि गंगा का पानी बढ़ने पर वो हालात को संभाल लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए 2016 से 2021 तक की अगर बात करें तो लगातार जो वाटर रेड लेवल जो है वो इस बार बहुत ज़्यादा है। और पिछले बार अगर 2016 में अगर बात की जाए तो 22 अगस्त के आसपास जो है वो रेड अलर्ट को पार करके गंगा जो है वो खतरे से काफ़ी ऊपर बह रही थी और शहर के अंदर पानी प्रवेश करने का डर था। लेकिन इस बार आज की तारीख में यानी 15 अगस्त से पहले ही इस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। मैं दीघा में मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं किसी प्रशासन के नुमाइंदे को नहीं देख सकती हूँ। हालांकि जो कृष्णा और गांधी घाट है वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया गया। और पानी देखिए पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है वो फिलहाल गंगा नदी बह रही है। और अगर आप नाव देख सकेंगे कैमरे के जरिए, दरअसल ये नाव इसलिए चलाया जा रहा है ताकि इस हिस्से में, दूसरे हिस्से में जो गाँव में लोग रह रहे हैं जो अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, वो लोग उनको रेस्क्यू कराने के लिए इस तरीके से हालांकि इस नदी में, गंगा नदी चूंकि उफान पर है और ऐसे में नाव का चलना भी खतरे से खाली नहीं है, लेकिन जो लोग अभी भी बाढ़ से घिरे हुए हैं और जो गांव में फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू कराने की जिम्मेदारी जो है वो प्रशासन को दी गई है। इसलिए यहाँ से तमाम जो गाँव वाले हैं उनको खाली कराया जा रहा है। और एक और तस्वीर है इस तरफ, अगर आप देख सकेंगे, ये दीघा पुल है। पटना से आगे मुजफ्फरपुर और हाजीपुर की तरफ ये जो दीघा पुल है वो जाता है, लेकिन दीघा पुल के नीचे पानी, वाटर लेवल जो है वो बहुत ऊपर तक बह रहा है जी। एक और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो इलाका है, ये जो हिस्सा है, इस हिस्से में मशान घाट है, यानी यहाँ पर दाह संस्कार किया जाता था। लेकिन वो जो तमाम सीढ़ियाँ हैं वो पूरा पानी में फिलहाल डूब चुका है, यानी कि इस वक्त यहाँ पर लोगों को दाह संस्कार करने की भी सख्त मनाही दी गई है, क्योंकि बाढ़ की वजह से कभी भी खतरा हो सकता है। रेड अलर्ट कब का, 3 दिन पहले, मैं कहूँगी लगभग 3 दिन पहले रेड अलर्ट को क्रॉस कर चुका है गंगा नदी, यानी कि उफान बेहद ज़्यादा है, पानी में करंट ज़्यादा है। और ऐसी स्थिति है शहर में कि अब अगर इससे लगभग 50 सेंटीमीटर भी अगर पानी जो का दायरा बढ़ता है तो शहर की तरफ पानी प्रवेश कर सकता है। जी निधि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मोइन, आपका भी शुक्रिया। लगातार निधि और मोइन हम तक हर एक तस्वीर पहुंचा रहे हैं और देखिए कैसे राज्यों का हाल बेहाल है। हर एक खबर, हर एक अपडेट आपको एबीपी न्यूज़ पर हम देते रहेंगे। कोरोना के खिलाफ ही 2 वैक्सीन यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज देने से न सिर्फ कोरोना के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी बनती है, बल्कि ये कोरोना के वेरिएंट्स पर भी असरदार है। करीब 2 महीने पहले यूपी में 18 लोगों को गलती से पहली डोज के तौर पर कोविशील्ड और दूसरी डोज कोवैक्सीन की दे दी गई थी। इस पर हंगामा मचा तो उन लोगों पर मिक्स डोज के असर का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने स्टडी शुरू कर दी। इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में 98 लोगों को शामिल किया गया, जिनमें से 40 लोगों को कोविशील्ड की दोनों डोज और 40 लोगों को कोवैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी। 18 लोग ऐसे थे जिन्हें पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी कोवैक्सीन की लगाई गई, जिसमें 11 पुरुष और 7 महिलाएं थीं। आईसीएमआर ने स्टडी में शामिल सभी लोगों पर निगरानी रखी और उनकी जांच की तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। जिन लोगों को दोनों अलग अलग डोज दी गई, उनमें कोरोना के अल्फा, बीटा और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ इम्यूनोजेनिसिटी प्रोफाइल काफी बेहतर दिखाई दी। इसके अलावा एंटीबॉडी और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी काफी ज्यादा थे। हाल ही में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भारत में कोरोना टीकाकरण के इस्तेमाल में होने वाली दोनों वैक्सीन के मिक्स क्लिनिकल ट्रायल करने की अनुमति CAMC वेल्लोर को दी थी, जिसमें 300 वॉलंटियर्स शामिल होंगे।
तो वैक्सीन की मिक्स डोज पर अभी भी और स्टडी की जा रही है। शुरुआती नतीजे उत्साह जगाने वाले हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज से बेहतर नतीजे मिले हैं। अभी आपको बताते हैं कि देश में वैक्सीन की मौजूदा रफ्तार क्या है। तो देश में टीकाकरण के आंकड़े समझाने के लिए हम आपको 5 दिनों का आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं। इनमें 8 अगस्त का आंकड़ा शामिल नहीं, क्योंकि रविवार का दिन होने की वजह से कल का आंकड़ा जारी नहीं हुआ है। तो अलग अलग दिन क्या रहा टीकाकरण, वो भी आपके सामने है। आपको बता दें 3 अगस्त को 62,53,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। 4 अगस्त की अगर बात करें तो 37,55,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। 5 अगस्त को 57,97,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। 6 अगस्त की बात करें तो 49,55,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। और 7 अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि 55,91,000 लोगों को वैक्सीन लगी है। अब आपको बताते हैं कि देश में अब तक कुल कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हिंदुस्तान ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। तो इसके भी आंकड़े अब आपके सामने कि कुल टीकाकरण अब तक कितना हुआ है। कुल टीकाकरण की जब हम बात करें तो अब तक 50 करोड़ 68 लाख से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। पहले डोज की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 39 करोड़ 43 लाख लोगों को पहली डोज दी गई है वैक्सीन की, जिसको अगर हम प्रतिशत के लिहाज से देखें तो कुल आबादी की 29% यानी 29.06% आबादी को पहली डोज लगाई गई है। दोनों डोज की जब हम बात कर ले तो दोनों डोज 11 करोड़ 24 लाख लोगों को लगाई जा चुकी है। कुल आबादी का ये 8.29% है। टोक्यो ओलंपिक से आज स्वदेश लौटेंगे भारतीय एथलीट। शाम 5 बजे के करीब ये खिलाड़ी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 मेडल्स जीते, जिसमें नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड, मीरा चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर, रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर, पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रोंज, लवलीना बारगोहन ने मुक्केबाजी में ब्रोंज, बजरंग पुनिया ने कुश्ती में ब्रोंज और पुरुष हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकते हैं शामिल। कार्यक्रम शाम 6:30 बजे शुरू होगा। पीएम मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त जारी करेंगे। इसके जरिए 9 करोड़ 75 लाख से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से मदद की जाएगी। पीएम किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए सालाना की मदद की जाती है। 2,000 रुपए की 3 किश्तों में प्रत्येक 4 माह में दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNHC की समुद्री सुरक्षा पर एक खुली परिचर्चा की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करेंगे। शाम 5:30 बजे शुरू हो रही इस परिचर्चा में UNHC के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के शामिल होने की संभावना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी और प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के भी शामिल होने की संभावना है। पीएमओ के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। संसद के मॉनसून सत्र से पहले 3 हफ्तों में विपक्ष के हंगामे के चलते न के बराबर कामकाज हुआ। हालांकि सरकार ने अपने 1 दर्जन से ज्यादा बिल पारित करवा लिए हैं और पहले की तरह आज भी विपक्ष के जासूसी कांड और कृषि कानूनों पर विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई होना मुश्किल लग रहा है। लेकिन सरकार की ओर से लोकसभा में 3 नए बिल पेश किए जाएंगे। आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की आज सुबह 10 बजे बैठक होनी है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पेगासस जासूसी विवाद और कृषि कानूनों पर चर्चा की विपक्ष की रणनीति के तहत 3 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने हैंडल से तृणमूल कांग्रेस द्वारा जारी किए इस वीडियो में अपील की गई है कि उनकी बात सुनी जाए। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा, अब आधिकारिक माध्यमों से वंचित किया जा रहा हो तब ये आमजन तक पहुंचने का एक नया तरीका है। कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं ने ट्विटर के बहाने सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि दिल्ली में दलित लड़की के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या को लेकर अब तक इंसाफ नहीं मिला है। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर हुई इस घटना पर आज तक प्रधानमंत्री का एक शोक संदेश भी नहीं आया। वहीं राहुल गांधी ने जब उस बच्ची के परिवार के साथ संवेदनाएं जताई और न्याय की मांग की तो सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने ट्विटर को डराकर राहुल गांधी का एक
ट्वीट डिलीट कर उनका अकाउंट सस्पेंड करवा दिया है। एमपी विधानसभा में अब सदस्य पप्पू, फेंकू, बंटाधार, चोर, झूठा, मूर्ख जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे कई असंसदीय शब्दों की सूची विधानसभा सचिवालय ने तैयार कर किताब निकाल दी है। इस किताब का विमोचन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। आज से शुरू होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र के पहले सदस्यों को ये किताब दी जाएगी। मध्य प्रदेश के विधायकों को विधानसभा में अब अपनी बात रखने के वक्त शब्दों के चयन और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य होगा। तो आपने बड़ी खबरें देखी, अब देख लेते हैं ऐसी खबरें जिनका सरोकार पूरे देश से है। आईसीएमआर की स्टडी में पाया गया है कि भारत में कोरोना के खिलाफ दी जा रही 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज देने से न सिर्फ कोरोना के खिलाफ बेहतर इम्यूनिटी बनती है, बल्कि ये कोरोना के कई वेरिएंट्स पर असरदार है। कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना ने बॉर्डर इलाके में लोगों के वैक्सीनेशन का काम शुरू किया है। इस इलाके में तैनात कृष्णा घाटी के जवान यहां के लोगों की हिफाजत के साथ साथ वैक्सीनेशन के काम में भी जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज शाम 2 दिनों के दौरे पर श्रीनगर पहुंचेंगे। कल राहुल गांधी सुबह 9 बजे राहुल खीर भवानी मंदिर के दर्शन करेंगे। खीर भवानी मंदिर श्रीनगर से 1 घंटे की दूरी पर गांदरबल में स्थित है। इसके बाद राहुल गांधी श्रीनगर स्थित हजरत बल मस्जिद जाएंगे। राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। असम मिजोरम विवाद को लेकर आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा। इस दौरान असम के बीजेपी सांसद भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस विवाद को लेकर हेमंत की शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो चुकी है। नाम बदलने के विवाद में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर भी कूद पड़े हैं। गौतम ने कहा है कि ध्यानचंद के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदलने की विपक्ष की मांग पर गौतम गंभीर ने कहा, अगर मोदी जी का नाम हटाना चाहते हैं तो पहले जवाहरलाल, इंदिरा गांधी का नाम हटाया जाना चाहिए। उनके नाम पर भी तो बहुत सारे स्टेडियम हैं। उसके बाद मोदी स्टेडियम पर विचार किया जाएगा। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने किया संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक का विरोध। हालांकि चढ़ूनी ने कहा कि वो किसान मोर्चे से अलग नहीं हुए हैं। चढ़ूनी का कहना है कि पंजाब की 32 जत्थेबंदी बैठक पर कब्जा करना चाहती है और उनके आदियों को बैठक से निकाल दिया जाता है, जिसके विरोध में चढ़ूनी ने कहा है कि वो इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सिर्फ किसान मोर्चा की बैठक में भाग नहीं लेंगे। देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में चुनाव में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है। उससे जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। यूपी बीजेपी आज से क्रांति दिवस के तहत महापुरुषों की प्रतिमा की स्मारकों की सफाई का अभियान चलाएगी। क्रांति दिवस के अवसर पर सीएम योगी सुबह 10 बजे काकोरी जाएंगे। सीएम काकोरी स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों की प्रतिमाओं की साफ सफाई और माल्यार्पण का अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए 4 लाख स्वयंसेवक तैयार करेगी बीजेपी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगरा में कोरोना वायरस से निपटने में डॉक्टरों के योगदान की सराहना की। नड्डा ने डॉक्टरों से कहा, कोरोना वायरस के बीच आप सभी लोगों ने जिस तरीके से मानवता की सेवा की है उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच समाजवादी पार्टी आज से तमाम जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेगी। आज अगस्त क्रांति दिवस से विभिन्न जिलों में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित करेंगे। इसके तहत आज कानपुर में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यूपी चुनाव को लेकर आज से कांग्रेस शुरू करेगी किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश अभियान। कांग्रेस आज से योगी सरकार को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बीते 32 सालों की सरकारों को घेरेगी। बीजेपी के साथ एसपी और बीएसपी को भी कांग्रेस कार्यकर्ता घेरेंगे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में 70,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देगी। यूपी से ही जुड़ी कुछ और अहम खबरें आपको दिखाएं तेज रफ्तार और विस्तार से। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने यूपी के बिजनौर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, राम मंदिर के नाम पर देश भर से उगाया जाने वाले चंदे से बीजेपी लड़ेगी यूपी का चुनाव। 100 हेलीकॉप्टर चुनाव में लगाए जाएंगे। सतीश मिश्रा ने कहा कि योगी सरकार ब्राह्मण समाज के लोगों को चुन चुनकर मार रही है। महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है।
कृषि कानूनों का विरोध कर रही भारतीय किसान यूनियन ने ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें किसान नेता राकेश सिंह टिकैत के किसान विरोधी कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। टिकैत ने धमकी दी कि किसानों की मांगे को अगर सरकार नहीं मानती और काले कानून को वापस नहीं लेती तो विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा देगी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी में 1,20,000 करोड़ की जल जीवन मिशन योजना में 30,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाला योगी के करीबी मंत्री महेंद्र सिंह के विभाग में हुआ। इसके तहत रश्मि मेटालिक कंपनी को घटिया पाइप के कारण कई राज्यों और सेना द्वारा रिजेक्ट करने के बाद भी मंत्री महेंद्र सिंह ने इस कंपनी को काम दे दिया है। संजय सिंह के आरोपों को महेंद्र सिंह ने निराधार बताया। पाइप सप्लाई का कोई टेंडर यूपी सरकार ने नहीं किया। जब टेंडर नहीं किया तो घोटाला कहां से हुआ? मूसलाधार बारिश के बाद प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है। इसका नतीजा ये हुआ है कि पानी निचले इलाकों में घुस गया है। नदी किनारे के मकान तो डूब ही गए हैं, थोड़ी ऊंचाई वाले घरों में भी रहना अब मुश्किल होता जा रहा है। इस वजह से हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया। पानी के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान से सिर्फ कुछ इंचेस दूर रह गई है। यहाँ भी निचले इलाकों में पानी भरने लग गया है। वाराणसी के निचले इलाकों जैसे मारुति नगर, जानकी नगर, सामने घाट, महेश नगर सहित दर्जनों इलाके हैं जहां पर गंगा का पानी घरों तक अब पहुंच चुका है। वाराणसी के 80 घाट का जलस्तर बढ़ने के बाद प्रशासन ने घाटों की बैरिकेडिंग कर दी है ताकि लोगों को खतरे से दूर रखा जा सके। यूपी के गाजीपुर में नदियों के तेज बहाव की वजह से लगातार कटान हो रहा है। गाजीपुर और आसपास के इलाकों में गंगा समेत 9 नदियां बहती हैं। हर नदी में आई बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर रखा है। लोगों को शिकायत है कि कुछ गांवों तक पहुंचने के लिए प्रशासन की तरफ से नाव तक मुहैया नहीं करवाए गए। यूपी के बलिया जिले में गंगा नदी में आई बाढ़ की वजह से पानी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रहा है। इस वक्त 50 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है। खतरा भापते हुए नेशनल हाईवे 31 पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। यूपी के गोंडा में घाघरा नदी के कटान से तबाही मची हुई है। नदी के किनारे बसे कई गांव घाघरा के कटान की जद में आ गए हैं। ऐसी एक तस्वीर आई है एली मांझा से, जहां कटान की जद में आकर प्राथमिक विद्यालय नदी की धारा में समा गया। 15 दिन पहले ये स्कूल उस समय नदी के कटान की जद में आ गया था जब घाघरा नदी की धारा मुड़कर स्कूल की तरफ हो गई थी। तब से स्कूल के 10 कमरे नदी में समा चुके हैं। वहीं आज पूरा का पूरा स्कूल घाघरा की तेज कटान के चलते बह गया। तकरीबन 80 घर घाघरा नदी में समा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पोस्टरों को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर में तेज प्रताप की तस्वीर के साथ लालू राबड़ी की तस्वीर भी लगाई गई है, लेकिन इस पोस्टर में तेजस्वी यादव गायब है। इसे लेकर जेडीयू ने कटाक्ष करते हुए महाभारत के सुग्रीव और बाली का जिक्र कर दिया। हालांकि तेज प्रताप इसके बचाव में कहते हैं कि तेजस्वी उनके दिल में है। बिहार में जेडीयू दफ्तर के बाहर लगे इस पोस्टर को लेकर भी सियासत गर्म है। आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री बनने के बाद 16 अगस्त को पटना आ रहे हैं। उनके स्वागत में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है जिसमें ललन सिंह को ही गायब कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों ही नेताओं के बीच अंदरूनी मतभेद है। आरजेडी विधायक और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद पर निशाना साधा है और उन्हें हिटलर तक बता दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जगदानंद सिंह हिटलर की तरह सिस्टम बनाने लग जाते हैं। दरअसल जगदानंद सिंह ने बीते शनिवार को एक प्रदर्शन के दौरान कह दिया था कि जीन्स पहनकर प्रदर्शन में आए लोग आरजेडी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के एजेंट हैं। और अब देख लेते हैं महाराष्ट्र की कुछ अहम खबरें तेज रफ्तार और विस्तार से। सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर पुणे सतारा होटल टोल नाके की जांच कराने की इजाजत मांगी है। सीबीआई जिस टोल नाके की जांच कराना चाहती है वो अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का है। आरोपों के मुताबिक नियमों को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ मिलकर अवैध टोल वसूली कर रही है।
अपने उम्दा अभिनय से फिल्मों और टीवी की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का बीती रात निधन हो गया। उन्हें एक हफ्ते पहले गंभीर हालत में मुंबई के गोरेगांव इलाके के लाइफलाइन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां देर रात उनकी मौत हो गई। 63 साल के अनुपम श्याम लंबे वक्त से किडनी की समस्याओं से जूझ रहे थे। हिंदुस्तान की शान आज टोक्यो से वतन लौट रहे हैं। देश पलके बिछाकर अपने सितारों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टोक्यो से उड़ान भरने से पहले गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की और इस बार एबीपी न्यूज के एंकर की भूमिका में नजर आए विश्व विजेता कप्तान कपिल देव। दोनों विश्व विजेताओं की खास बातचीत आप भी सुनिए। नमस्कार भाई, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना चाहता हूँ, आपने आने वाली जनरेशन के लिए इतने दरवाजे खोल दिए हैं। आज माँ बाप ये नहीं कहेंगे कि चल जाके डॉक्टर इंजीनियर बन, आज ये कहेंगे कि नीरज जैसा बन। थैंक यू सर। नहीं सर, आप सभी भी, आप सभी को देख के मेहनत हमारी जी नहीं आप कहिए, आप कहिए। जी आप सभी को देख के, आप इतने अच्छे खिलाड़ी रहे हमारे देश के, और आप सभी को देख के फिर हम जैसों का मार्गदर्शन हुआ और हमने मेहनत की। उसके बाद फिर हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें देश के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन है वो और अच्छा करे। तो ऐसे ही ये चलती है जी, तो एक दूसरे से सीखते हैं हम। नहीं, कितना हम ज़्यादा नहीं जानते, और शायद अब एक बात तो सही है कि जेवलिन के बारे में एक बच्चे से लेके बूढ़े तक सब जानते होंगे। आपको ये शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, और दूसरा, क्या जेवलिन जो आज इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है उसको लाना आसान था? नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं स्टेडियम में गया था तो बिल्कुल भी मैं इसको स्पोर्ट्स को नहीं जानता था, क्योंकि एक एथलेटिक्स का एक इवेंट है, जेवलिन थ्रोइंग इवेंट है। तो एक बिल्कुल मेरे लिए एक नया गेम था, और मुझे पता नहीं था कि इसमें क्या करियर भी बनता है नहीं, और कोई अपने इंडिया में ऐसा कोई प्लेयर भी नहीं दिखता कि हाँ उसको देख के हम कर सके। बस पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगा और मैंने बस शुरू कर दिया। और मेरे सीनियर का मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा उनका साथ रहा, उनकी सपोर्ट रही, तो कहीं ना कहीं बस उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने किया, और फिर उसमें अपने पूरे मन से मेहनत की, और तब जाके यहाँ तक पहुँचा हूँ। थोड़ा मुश्किल था शुरू में, लेकिन फिर जब मेहनत करते गए और रिजल्ट आता गया तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। बेटा नीरज बेटा, अगर आसान से मिले तो उसका मज़ा भी नहीं है। मैं स्कूल में किया करता था, जब मैं एक बार पहले जेवलिन थ्रो फेंकी तो मेरे पीछे पीठ पर लगा था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो इसलिए जो आपने किया है, हम जानना चाहते हैं कि कितनी करीब से किन किन लोगों ने आपको सही मायने में आपकी हेल्प की? देखो, सबसे पहले तो मैं ग्राउंड पे गया था जी, तो सबसे पहले तो फैमिली का सपोर्ट होता है। फैमिली ने सपोर्ट किया। मेरे छोटे अंकल हैं सुरेंद्र कुमार, वो मुझे स्टेडियम में लेके गए। मैं थोड़ा अनफिट सा था, बस वो मुझे फिटनेस के लिए लेके गए थे। उसके बाद स्टेडियम में जाके मैंने मेरे दोस्तों को, मेरे सीनियर को मैंने वहाँ पे थ्रो करते देखा, तो बस मुझे अच्छा लगा और मेरा भी मन किया कि मैं भी यही गेम करूँगा। पहले ये बताइए कि बचपन में आप सुना बहुत हैवी थे, बहुत वेट था, आपको क्या पुकारा करते थे बचपन में? बचपन में जी गांव में कुछ भी बोल देते थे। अब जैसे कोई ऐसे नॉर्मली ऐसे कोई मोटा बोल देता था, कोई ऐसे मैं वो व्हाइट कलर का कुर्ता पजामा होता वो डाल लेता था, तो कोई ऐसे सरपंच बुला लेता था। तो ऐसे कुछ ना कुछ सभी अलग अलग कोई भी नाम देता है। लेकिन हाँ, मेरी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पे, तो थोड़ा सा मुझे भी खुद अच्छा नहीं लगता था, तो काफी उस टाइम पे थोड़ा सा सभी मजाक बनाते थे। एक बात पूछ सकता हूँ, और वो ये जी बिल्कुल जी, कि अब तो आपके ऊपर प्रेशर शादी का भी आने वाला है, आपके ऊपर शादी का भी प्रेशर आने वाला है, उसका कैसे संभालोगे अपने आप को? नहीं, अभी तो पूरा अपना कोशिश करेंगे, पूरा अपना फोकस स्पोर्ट्स पे रखें, और
बाकी शादी जो भी टाइम पे होना वो होता ही रहेगा, लेकिन अपना पूरा फोकस मैं कोशिश करूंगा कि स्पोर्ट्स पे रखूं। पूरा देश आपके लिए इसी तरह ताली बजा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक के सिर्फ स्पोर्ट्स फेडरेटिव की तरफ से नहीं, तमाम लोगों की तरफ से बहुत बहुत मुबारक। आप जियो हजारों साल। हम आपका इंतजार करेंगे। आप आइए वापस, हमारे कंधों पे आप घूमेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पानीपत में नीरज चोपड़ा के घर से संवाददाता हरपिंदर सिंह, सोनीपत में रवि दहिया के घर से संवाददाता परमजीत सिंह और दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से निवेदिता शांडिल्य। हरपिंदर, सबसे पहले गोल्डन बॉय के घर पर कैसा हाल? जी बिल्कुल, देखिए गोल्डन बॉय का जो इंतज़ार हो रहा है पूरा देश कर रहा है। 130 करोड़ देशवासी आज इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दिल्ली में नीरज चोपड़ा उतरेंगे और उनकी पहली झलक देखने को पूरा देश बेताब है। इस वक्त हम नीरज चोपड़ा के घर पे हैं, पहले देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा उनका घर दिखाएंगे। अभी तो वैसे सुबह सुबह है, अभी तो शांति है। वैसे 2 दिन से यहाँ लोगों का आने का जो तांता लगा हुआ था, आज बिल्कुल अभी तक तो शांति है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नीरज चोपड़ा आएंगे और उनको देखेंगे। जो लोग हैं, मिठाइयाँ अभी से सुबह से शुरू हो चुकी हैं। लोग जो थोड़े बहुत लोग आ रहे हैं उनको सुबह से ही मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि हर एक देखना चाहता है कि उनका घर कैसा है, कैसे घर में रहते हैं, क्या क्या करते हैं। उनके पिताजी से मुलाकात करने के लिए उत्सुक है, इसी के लिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हमारे साथ नीरज चोपड़ा के पिताजी हैं सतीश कुमार, उनसे भी बात करते हैं कि उनको अपने बेटे को आज आने की खुशी, कितनी खुशी है, कैसे इंतज़ार कर रहे हैं। सतीश जी, सबसे पहले ये बताए, नीरज चोपड़ा आज आखिरकार भारत आ रहे हैं, पूरा देश आज उनका इंतज़ार कर रहा है उनकी पहली झलक देखने के लिए जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। आपको कितनी बेसब्री से उनका इंतज़ार है? जी, हमारी बेसब्री का कोई ठिकाना नहीं है। हमेशा दिल में गदगद ये हो रही है कि जब आएगा उसके, एक बार जैसे पेरेंट्स होते हैं भी काफ़ी दिन से दूर है, एक बार देखें उनको, काफ़ी खुशी हो रही है। अच्छा, आप उनको लेने जाएंगे एयरपोर्ट पे आज? जी, अभी तक टाइम शेड्यूल पक्का बन नहीं पाया है, अभी बात चल रही है, तो उसी के हिसाब से पता चलेगा। आज शाम को आना ज़रूर है, लेकिन हमारा जाने का कैसे रहेगा वो अभी तय नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसे बताए, आखिरी बार नीरज से आप कब मिले थे? अब तो ओलंपिक के खेलों के लिए चलो कोरोना का टाइम भी था, तब से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आखिरी बार आपकी मुलाकात कब हुई? आखिरी बार तो अपना जैसे ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के बाद बाहर गेम में गया था, 2, 3, 4 इवेंट इसके थे बीच में, वो तभी उससे पहले ही मिला था। उसके बाद तो फिर बात ही हो पाती हैं, बाकी मिल नहीं पाए हैं। जी हरपिंदर, और अभी कैसे आपने स्वागत की जो तैयारियां की हैं? जी, स्वागत की तैयारियां धूमधाम से, स्वागत की तैयारियां हैं। पूरा गांव और पूरा अपना देश प्रदेश पूरा चीयर कर रहा है, पूरा सिर्फ इंतजार में है। और कल हम नीरज के घर से बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीरें देख भी रहे थे और दर्शकों तक पहुंचा भी रहे थे। आपको चलिए सीधा सोनीपत लेकर चलते हैं, जहां रवि दहिया के घर से संवाददाता परमजीत सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। परमजीत, अपने लाल का स्वागत करने की कैसी है घर वालों की ये पूरी तैयारी? जी, घर वालों के साथ साथ आज जहां पूरा गांव प्रसन्न है और इंद्र देवता भी पूरे प्रसन्न है। बारिश हो रही है गांव में और उनके घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रवि का इंतज़ार हो रहा है, सुबह से ही जो मेहमान आ रहे हैं घर में और ख़ास तौर पर पूरे गांव के लोग यहाँ पर जुट रहे हैं उनके स्वागत के लिए। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे उनका स्वागत की खुशियाँ मनाई जा रही हैं यहाँ पर? ये हमारे गाँव जी बहुत खुशी में है। जैसे जी त्यौहार का होता है, होली दिवाली का, और त्यौहार से भी ज़्यादा खुशी मान रही है जी हमारे गांव और हमारा देशवासी हैं और उनके गुरुजी महाबली सतपाल पहलवान जी, सभी पूरे परिवार जी, पूरे गांव, पूरा देशवासी जी। आप लेने जा रहे हैं उन्हें एयरपोर्ट पे? हाँ जी, एयरपोर्ट पर जाएंगे जी। ये 5 बजे की फ्लाइट है जी और ये दोपहर यहाँ से निकलेंगे जी। उनकी जो पूरा देश आज गर्व है उन पर, और उन्होंने कहा कि पेरिस अभी दूर नहीं है, गोल्ड भी वो लाएंगे। गोल्ड भी लाएंगे जी, पूरी उम्मीद थी जी गोल्ड की। बिल्कुल जी तोड़ मेहनत हमारे खिलाड़ी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिन्होंने जो कोर कसर बची है और उसको लेकर कह दिया है कि पेरिस में वो मुकाबला जब होगा तो वो जो बची कच्ची कसर है वो पूरी कर ली जाएगी। दिल्ली के ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से निवेदिता शांडिल्य हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। निवेदिता, शाम के फंक्शंस की क्या कुछ तैयारियां?
जी देखिए, 13 साल बाद गोल्ड मिलने की जो खुशी है वो ना सिर्फ तमाम तरीकों से घर वाले जो हैं खिलाड़ियों के घर वालों के चेहरों से दिख रही है, घर पे जो तैयारियां उससे दिख रही है, बल्कि वैसी ही तैयारियां राजधानी दिल्ली में भी हैं। हम अभी ध्यानचंद स्टेडियम पर मौजूद हैं और यहाँ पे तैयारियां पूरी हैं, कल से ही हैं। 6:30 बजे कार्यक्रम शुरू होना है, लेकिन तैयारियां जो हैं वो जोश व खरोश के साथ कल से ही चल रही हैं। हालांकि जैसा कि हमारे पिछले रिपोर्टर ने बताया कि इंद्र देवता प्रसन्न है, लेकिन इंद्र देवता की प्रसन्नता यहाँ पे परेशानी भी खड़ी कर सकती है। इसको देखते हुए एक बैकअप वेन्यू भी तैयार किया गया है, ताकि अगर ऐसा कुछ होता है कि बारिश की वजह से दिक्कत आती है तो बैकअप वेन्यू पे कार्यक्रम हो सके, लेकिन किसी भी तरीके से कार्यक्रम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि 13 साल बाद इस तरह से गोल्ड आया है और साथ ही साथ 7 मेडल हमारे यहाँ आए हैं। और जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं आप तस्वीरें, जो बोर्ड लगा है ओलंपिक का, यहाँ पे आकर के लोग, जो आम लोग हैं जो घूमने आ रहे हैं इंडिया गेट वगैरह, वो आकर के यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि स्वागत होगा आज हमारे खिलाड़ियों का। और सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब खिलाड़ी आएंगे और कब उनके स्वागत का समारोह होगा। ये इंतजार भी आज खत्म हो जाएगा। शाम 5 बजे ये खिलाड़ी पहुंच जाएंगे भारत और इसके बाद 6:30 बजे आज होगा उनका भव्य स्वागत। मेसी और बार्सिलोना फुटबॉल क्लब का 21 साल पुराना रिश्ता अब टूट गया है, लेकिन क्यों, देखिए। लियोनेल मेसी फुटबॉल के गोट यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होने के सबसे तगड़े दावेदार माने जाने वाले फुटबॉलर आज अपने जज्बातों को रोक नहीं पाए। आज उनकी आंखें नम है, आवाज भारी है। वजह है स्पेनिश फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से उनकी विदाई। बार्सिलोना के कैंप नाउ में शनिवार शाम लियोनेल मेसी के लिए विदाई समारोह का आयोजन रखा गया था, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मेसी इमोशनल होकर फूट फूट कर रोने लगे। करीब 21 सालों तक 700 से ज्यादा मैच खेल चुके मेसी का यूं छोड़कर जाना उनके फैंस के लिए बेहद भावुक करने वाला पल था। 30 जून को बार्सिलोना के साथ मेसी का करार खत्म हो गया था। क्लब ने अपनी वित्तीय स्थिति का हवाला देकर कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने से मना कर दिया। लियोनेल मेसी ने आखिरी बार 2017 में बार्सिलोना के साथ 555 मिलियन यूरो यानी करीब 4,910 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो खेल इतिहास की सबसे बड़ी डील थी। मेसी ने बार्सिलोना के साथ सफलता की कई ऊंचाइयों को छुआ है। अब बार्सिलोना छोड़ने के बाद पीएसजी क्लब के साथ जुड़ सकते हैं। यूरोप के कई हिस्सों की तरह ग्रीस पर भी मौसम की जबरदस्त मार देखने को मिल रही है। यहाँ के जंगल भीषण आग से झुलस रहे हैं। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैल रही है। सबसे बुरे हालात इविया द्वीप और ओलंपिक खेलों के जन्मस्थान ओलंपिया के करीब के इलाकों में देखे जा रहे हैं। यहाँ के जंगल पिछले 5 दिनों से धधक रहे हैं। दिल दहला देने वाली तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए कि कैसे जंगलों में लगी आग से आसपास का समुद्री इलाका भी लाल पड़ता हुआ आपको नजर आएगा। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि सरकार बचाव और राहत कार्य में लगी हुई है। रिहायशी इलाकों में लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है। लोगों को प्रभावित इलाके से निकालने के लिए कई नाव और समुद्री जहाज तैयार खड़े किए गए हैं। आग से एथेंस समेत पूरे ग्रीस में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर और विमान के जरिए आग बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। तो आग का कुछ ऐसा असर देखने को मिल रहा है कि जो समुद्री तट है वो भी लाल दिखाई दे रहे हैं और लगातार धधक रहे जंगलों की वजह से भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से राहत और बचाव का काम भी किया जा रहा है। रिहायशी इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन हालात किस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं आप तस्वीरों से समझिए। और चलिए, आज़ादी के 75 साल को लेकर के देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव और 1971 युद्ध में पाकिस्तान पर जीत के 50 साल पूरे होने को लेकर स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में रविवार को आंध्र के विशाखापट्टनम में नौसेना पूर्वी कमान के बैंड ने अपनी धुन से समा बांध दिया। प्यारी सी धुन के साथ नमस्ते भारत में फिलहाल इतना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।